Hi guys, what's up and welcome back to ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के, एंड वेलकम एवरीबॉडी। और गाइस, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ में स्टडी करने वाला हूं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ गाइस, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली चीज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने क्लास में, आपका कोई दोस्त मस्त वड़ा पाव खा के आया हो और 3-4 वड़ा पाव खाया हो उसने, या आपके दोस्त ने मस्त दबा के चाइनीज पेला हो रात में, और सुबह सुबह आपकी क्लास में आप और आपके कुछ दोस्त डीओ वगैरह लगा के आए हो, बढ़िया अच्छा सुगंधित वातावरण हो रहा है, और उसने धीरे से पुर्र उत्तमम दद्दतात पादम और मध्यम पादम थुचुक थुचुक छोड़ दिया है। अब आपकी पूरे क्लास में एक अजीब सी गंदी सी बदबू फैल चुकी है। तो एकदम सुगंधित क्लासरूम में एकदम बदबू का फैल जाना इज योर डिफ्यूजन। यानी बेसिकली दो या दो से ज्यादा रिएक्टिंग गैसेस, दो या दो से ज्यादा, आई वुड से नॉन रिएक्टिंग गैसेस। यहां पर आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, तो रिएक्टेंट गैसेस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन रिएक्टेंट गैसेस। यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा जस्टिफाई करके लिखेंगे, दैट व्हेन देयर आर 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपके सामने आ जाती हैं एक रूम में, तो वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाए ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाए? अपने आप। जब वो अपने आप मिक्स होने लगे, और मिक्स होने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दे, यानी अब आप उस मिक्सचर के अंदर पता ही ना कर पाओ कि ये और ये मॉलिक्यूल किसके हैं, सब एक दूसरे के अंदर इवनली मिक्स हो जाएं। और ये मिक्स क्यों होते हैं? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडम मूवमेंट होता है। आप लोग सब जानते हैं गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। सो गैसेस के पार्टिकल्स क्योंकि रैंडमली मूव करते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी, कौन गैस कितनी भारी है, कौन गैस कितनी हल्की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटी, ये दो या दो से ज्यादा गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे रूम टेम्परेचर पे, अगर आप उसे एक चेंबर के अंदर रख दोगे तो वो सब एक दूसरे के साथ अपने आप मिक्स हो जाएगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट देयर डेंसिटी वर्क करती है, यानी ग्रेविटी का इस पर कोई लेना देना नहीं होता। इमेजिन करो, आपने एकदम बढ़िया वाला परफ्यूम डाला है, या आपकी क्लास में कोई डीओ या कोई परफ्यूम मार के आ गया है मस्त एकदम बढ़िया वाला, तो आप क्या बोलते हो? साला कितना परफ्यूम लगा के आया। क्यों? क्योंकि तुमको वहां तक खुशबू आ रही है। तो अभी तुम्हारी क्लास जिसमें नॉर्मल गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कोई खास अरोमा नहीं है, कोई खास खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन वो दोस्त के घुसते ही आपको आपके रूम में एकदम बढ़िया वाली सुगंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका जो डीओ के फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे रूम में मिक्स हो गए। कभी तुमको भूख लग रही हो और तुम किसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहे हो, और वो मस्त शेजवान राइस बनाने के लिए जो तड़का मारता, तड़ 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 तड़, एकदम अदरक की, लहसुन की, और एकदम बढ़िया वाली खुशबू उस तड़के की चारों ओर फैली हुई रहती है। क्यों? क्योंकि गर्म खाने की खुशबू जल्दी से फैलती है। तो खाने की खुशबू पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाना स्पॉन्टेनियसली, आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप ही फैल जाना। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है। सेकेंड एक टर्म होती है एफ्यूजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एफ्यूजन? एफ्यूजन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक चेंबर है, इस चेंबर के अंदर हमने छोटी 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 पिद्दी 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 गुल्लू 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 पुल्लू 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 गैस भर रखी है। चुड्डू मुड्डू पुंडू पुंडू गैस भर रखी है। गुल्लू बुल्लू चिल्लू बुल्लू चिल्लू बुल्लू गुल्लू बुल्लू पुल्लू 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 हमने इसके अंदर गैस भर रखी है। और हमने क्या करा, इसके अंदर छोटा सा एक होल क्रिएट हो गया हमसे गलती से इसके अंदर एक छोटा सा होल क्रिएट हो गया, एकदम छोटा सा, ये एकदम बारीक सा होल क्रिएट हो गया। तो इस बारीक से होल से जो तुम्हारी गैसेस बाहर निकलने लग रही है, ये इस छोटे से होल से आपकी जो गैसेस बाहर निकलने लग रही है, नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्यूजन।
इसी प्रोसेस को हम लोग एफ्यूजन बोलते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्यूजन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? पंचर टायर। अगर आपके टायर में जरा सा कीला घुस जाए, पंचर हो जाए, तो सारी हवा बाहर निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एफ्यूजन। चेक करो इसको, बढ़िया दिख रहा है। मैं वही देख रहा था कि यार ब्लू कलर की शेड इस पर दिख रही है कि नहीं। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करो। सो हे गाइस व्हाट्स अप, अनअकैडमी से आ गया है एक और शानदार अपडेट, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इस बार एनटीएससी स्पेशल होने वाला है। दैट मींस बेस्ड ऑन द एनटीएससी सिलेबस। जनवरी 9 1 बजे 60 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 40 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फॉर IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड नीट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। टॉप 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेडल भी मिलने वाला है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। गाइज अगर आप इस कॉम्बैट के अंदर अगर आप रैंक्स लेकर आते हो तो रैंक वाइज भी आपको इसके अंदर बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। सिलेबस गाइज आप लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हो। सिलेबस मेंटल एबिलिटी पर होने वाला है एंड स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो टिपिकल आपका एनटीएससी का सिलेबस होता है वही होता है। सो गाइज देर किस बात की, एनरोल इन अनअकैडमी कॉम्बैट नाउ। चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? बेसिकली मेरे गुलजारी लालो, जो तुम्हारा ग्राम्स लॉ है वो एक सीधी सी बात बोलता है कि अगर आपने सेम कंडीशंस रखी है, किसकी? टेम्परेचर की और प्रेशर की। मतलब अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपने टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 273 मेंशन किया हुआ है और अगर आपने प्रेशर 1 ATM मेंशन किया हुआ है, तो शुरुआत से अंत तक आपको ये कंडीशन लेकर चलनी है। तो ऐसी कंडीशन में द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ये थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पर अरेबिक्स में चला गया, हम इसको ठीक कर लेते हैं। सो इसका फॉर्मूला होगा रेट ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। क्या बात समझ में आ गई? दैट मीन्स सीधी सी बात है, हम यहां पर डिफ्यूजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफ्यूजन का मतलब मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। यहां पर ध्यान रखना, पिछले पॉइंट में मैंने आपसे एक बात कही थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेंसिटीज। यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि डेंसिटी काम नहीं करेगी। समझना, डेंसिटी मतलब मान लो एक बहुत ज्यादा हैवी गैस है और एक बहुत ज्यादा लाइट गैस है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक हैवी गैस और एक लाइट गैस आपस में मिक्स नहीं होंगी। भले ही गैस हैवी हो, भले ही गैस लाइट हो, ये आपस में मिक्स होंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी। मतलब डेंसिटी का इनके मिक्सिंग में, इनके डिफ्यूजन में कोई रोक नहीं है। यानी कई बार क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि यार हैवी गैस होगी तो वो सब नीचे इकट्ठी हो जाएगी, हैवी गैस और लाइट गैस सारी ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, शायद ये दोनों मिक्स ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हैवी गैस है तो वो आपको ऐसी घूमती हुई दिखेगी और अगर लाइट गैस है तो वो आपको ऐसी घूमती हुई नजर आएगी। मतलब हैवी गैस हो या लाइट गैस हो, मिक्स होंगी, लेकिन मिक्स होने का यह मतलब नहीं है कि सबके मिक्स होने की स्पीड, उनका रेट इक्वल हो। यहां पर ग्राम्स लॉ बोलता है कि अगर आपके पास में डिफरेंट गैसेस हैं तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कितनी स्पीड से एक गैस दूसरे गैस के साथ मिक्स हो रही है, उनका डिफ्यूजन हो रहा है। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। मतलब कि आपका एक रेट ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। दैट मीन्स अगर आपकी गैस हल्की है तो उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, अगर आपकी गैस भारी है तो उसका डिफ्यूजन टाइम लगेगा। होगा दोनों का, लेकिन अलग अलग समय पर होगा। इसीलिए अब आप लोग जानते हो, नोट दिस इज व्हाई लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर देन डेंसर गैस। जो गैस भारी होती है वो धीरे धीरे डिफ्यूज करती है, जो गैस हल्की है वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज करती है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो? हम लोग यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर डिपेंड करता है, या मैं किसी भी नॉर्मल चीज के अगर रेट को निकालूं, रेट, तो बेसिकली रेट क्या निकालूंगा भाई, कितने वॉल्यूम ऑफ गैस थी मेरे पास में और उसने डिफ्यूजन होने में कितना टाइम लगाया, वॉल्यूम बाय टाइम। तो भाई हम लोगों ने यहां पर क्या करा, लेट्स से हमारे पास में दो टाइम है,
एक हमारे पास में v वॉल्यूम ऑफ गैस है, भाई वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। भाई मेरे पास में अगर एक चेंबर में गैस है और मान लो वो यहां से एफ्यूज हो रही है। अच्छा एक बात बता दूं, एफ्यूजन जो होता है, जो एफ्यूजन होता है ये डिफ्यूजन का ही टाइप है ना। एफ्यूजन और डिफ्यूजन यहां पर ग्राम्स लॉ के अंदर हम लोग सेम लेकर चलेंगे। अरे सर ऐसे कैसे? अबे मेरे को एक बात बताओ, तुम एक कमरे में बैठे हो और यहां पर मेरे पास में डीओ का कैन, और अगर वो फूट गया तो डीओ के कैन के पार्टिकल एफ्यूजन करके इस चेंबर से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो रूम में मिक्स हो जाएंगे ना। वो इस रूम में जो ऑलरेडी गैस मौजूद है उसके साथ में मिक्स होंगे कि नहीं? तो भैया एफ्यूजन होने के बाद ही तो डिफ्यूजन होता है। तो यहां पर एफ्यूजन डिफ्यूजन सब एक बराबर है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो मेरे पास में v वॉल्यूम ऑफ गैस है, अगर मेरे पास में v वॉल्यूम ऑफ गैस है तो वो फिक्स है। मेरे पास में जो डीओ का कैन है, डीओ के कैन में मान लो अगर मेरे पास में 500 ml गैस है तो वो फिक्स है, ठीक है। और मान लो मेरे पास में v वॉल्यूम ऑफ एयर है, मेरे रूम में एयर भी 500 ml है और मेरे डीओ के कंटेनर में डीओ भी 500 ml है, तो दोनों का वॉल्यूम मैंने v ले लिया। ऑफ टू डिफरेंट गैसेस एट टाइम t1 एंड t2 एंड देयर डेंसिटी इज d1 एंड d2। तो हम इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि हमको दोनों चीज कांस्टेंट रखनी है, हम इसको निकाल के देखते हैं। सो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम एफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो वॉल्यूम इज v एंड टाइम टेकन इज t। वॉल्यूम इज v एंड टाइम टेकन इज t। क्या यहां तक कोई दिक्कत? सो अगर मान लो मैं इस फर्स्ट गैस की, दो डिफरेंट गैस है, तो जो मेरे पास में फर्स्ट गैस है, फर्स्ट गैस का रेट अगर मान लो मैं R1 मानता हूं तो हो जाएगा R1 इज इक्वल टू V अपॉन T1। सर V1 क्यों नहीं लिया? V कांस्टेंट है, सो V1 लेने की जरूरत नहीं है। इतना नोट किया। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक काम करता हूं, वापस से लिख देता हूं पूरी चीज। तो मान लो मेरे पास में टू डिफरेंट गैसेस हैं, मेरे पास में टू डिफरेंट गैसेस हैं। आई हैव टू गैसेस जिन दोनों का वॉल्यूम मेरे पास में कितना है? V। एक ने टाइम लिया T1 एंड सेकेंड ने टाइम लिया T2। पहले वाले गैस की डेंसिटी है D1 और दूसरे वाले गैस की डेंसिटी है D2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये ग्राम्स लॉ की तो 12 बज गई, पूरी इक्वेशन की 12 बज गई। ये इक्वेशन हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? देखो भाई सीधी सी बात है, रेट ऑफ गैस 1 बाय रेट ऑफ गैस 2, हम इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। रेट 1 का फॉर्मूला क्या है? यहां पर हमने लिखा था रेट 1 इज इक्वल टू V अपॉन T1 एंड R2 इज इक्वल टू V अपॉन T2। सो R1 इज V अपॉन T1 डिवाइडेड बाय V अपॉन T2। V से V कैंसिल हो गया, ये T ऊपर चला गया, ये T नीचे आ गया, तो इट विल बिकम इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहां पर हम लिखते चलते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, वेयर R1 इज रेट ऑफ गैस 1 बाय रेट ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? नाउ हमको ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला भी पता है, दैट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो यहां पर मैं एक चीज और लिख सकता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रेट ऑफ गैस 1 is inversely proportional to its density under root d1 and it is under root d2। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं? सर डेफिनेटली होंगे। नाउ हम लोग सब जानते हैं दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों गैसेस का वॉल्यूम तो मैंने फिक्स लिया है, तो डेंसिटी ऑफ गैस 1 इज मास ऑफ गैस 1 अपॉन वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ गैस 2 इज मास ऑफ गैस 2 अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको डिवाइड में लिखूं अंडर रूट d2, तो d2 विल बी m2 बाई v एंड d1 विल बी m1 बाई v। तो v से v यहां पर भी कट गया, तो ये कैसा दिखने लगेगा? d2 विल बी अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m1, वेयर m1 एंड m2 इज द मास, वेयर m1 इज मास ऑफ गैस 1 एंड M2 इज मास ऑफ गैस 2। तो हमारे पास में एक और शानदार फॉर्मूला निकल के आ गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2
अपॉन अंडर रूट m1, अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m1। बोलो, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। और यहां से मैं एक फॉर्मूला और निकाल सकता हूं, यहां से मैं एक फॉर्मूला और निकाल सकता हूं, अंडर रूट d2 अपॉन अंडर रूट d1 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन अंडर रूट m1। तो बेटा यहां पर आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज निकल के आ गए, और एक फॉर्मूला हम निकाल लेंगे r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 अपॉन अंडर रूट d1। तो गाइज ये तुम्हारे ग्राम्स लॉ के इतने सारे फॉर्मूलेज हैं जिनको आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द रेट ऑफ अ गैस। तो ग्राम्स लॉ का सीधा सीधा कहना है कि भैया कोई भी गैस का डिफ्यूजन उसके इनवर्स प्रोपोर्शन होता है इसके डेंसिटी के। अब क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम तुमने दोनों गैसेस का कांस्टेंट लिया है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेंसिटी विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जितनी ज्यादा मास होगा गैस का उतना उसका कम डिफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा मास होगा गैस का, यानी अगर गैस का मास ज्यादा है तो गैस का डिफ्यूजन का जो रेट है, गैस के डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो, क्या आप लोगों को ये वाला पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आया? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? 100% क्लीन, 100% क्लियर? देख लो, आराम से देख लो, बहुत बढ़िया। मैं भी पीछे बड़ा सुंदर दिख रहा हूं, एकदम गोरा गोरा तो नहीं दिख रहा हूं, काला कलूटा दिख रहा हूं, बट ठीक है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चलिए, ग्राम्स लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है वो हम लोग यहां पर एक बार सूडी कर लेते हैं। सूडी पहला इज बाय दिस लॉ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस कैन बी डिटरमाइंड। भाई मैं कोई बात बताऊं, हमने गैस ली और पाया उसका रेट R1 है, हमने दूसरी गैस ली, हमने पाया उसका रेट R2 है। R1 और R2 में से मान लो R2 वाली गैस हमारे लिए नोन है, मान लो हमें पता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका मास हमें पता होगा m2, और हमें इसका मास नहीं पता m1, हमने इसको मान लिया x, अंडर रूट x। अब m1 क्योंकि ऑक्सीजन है तो हमें इसका मास भी पता होगा, हमें ये नोन होगा, हमें ये एक्सपेरिमेंट से वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू भी एक्सपेरिमेंट से मिल गई, हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे, हमें अपने आप अननोन गैस का मास x पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? हमें एक अगर नोन गैस मिल जाए तो हम उसका रेट निकाल लें, एक्सपेरिमेंट से निकाल लो, इतने टाइम इतने वॉल्यूम गैस ले लो। भाई रेट का फॉर्मूला सिखाया था ना, टाइम टेकन फॉर द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम बाय टाइम, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वॉल्यूम बाय टाइम। मैंने 100 ml गैस ली और 100 ml गैस को निकलने में मेरे को 1 सेकंड का टाइम लगा, तो ये इसका रेट हो गया 100 ml पर सेकेंड। तो मान लो यहाँ पर तुमने लिख भी दिया, एक गैस का रेट है 100 ml पर सेकेंड, 100 ml पर सेकेंड। दूसरी गैस का जो रेट है वो मान लो अपन मान लेते 10 ml पर सेकेंड। एक गैस का मास हमें पता है, मान लो अंडर रूट मास कितना ले, चलो अंडर रूट मीथेन है मान लो 16 ले लिया, और दूसरी गैस का हमें पता नहीं अंडर रूट x, तो ये हो जाएगा ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 10 इज इक्वल टू अंडर रूट काट दो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 बाय अंडर रूट 6, तो रूट x इज इक्वल टू 4 बाय 10 यानी 0.4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.02 आई थिंक। जो भी है, मतलब आप मैंने एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया है, एक आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाया है कि ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। दूसरा, गैस मिक्सचर्स एंड आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। भाई कैसे? मान लो मेरे पास में एक एक्सपेरिमेंट में 2 गैस निकली, एक गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकली और एक गैस HCl निकली। अब ये दोनों गैसेस को मुझे सेपरेट करना है, तो भाई इनके डिफरेंट रेट्स होने के हिसाब से, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास में गैस के 2 आइसोटोप है, मान लो मेरे पास में हाइड्रोजन का एक आइसोटोप प्रोटियम है, एक हाइड्रोजन का मास ड्यूट्रियम है, एक हाइड्रोजन का मास ट्रीटियम है, आइसोटोप ट्रीटियम है सॉरी, तो ये तीनों गैसियस फॉर्म में होंगे, तीनों को मैं सेपरेट कर सकता हूं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आपके ग्राम्स लॉ का। तो गाइस इसके साथ आपके ग्राम्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो खत्म होता है,
और अब हम लोग ग्राम्स लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं एक फ्रेश टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब गाइज यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है कि जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का करेक्शन करने वाला पॉइंट स्टार्ट होता है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ध्यान से सीखना। सबसे पहले एक बात समझो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या था, गैसेस के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दे रखी थी। बॉयल्स कुछ बोल गया, एवोगैड्रो कुछ बोल गया, गे लुसेक कुछ बोल गया, है ना, चार्ल्स कुछ बोल गया। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल गए, लेकिन एक कंबाइंड गैस के बारे में कोई एक ऐसी थ्योरी नहीं थी जिसने एक थ्योरी को पढ़ के गैस के बारे में सब कुछ जाना जा सके। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, उन्हीं सब लॉस को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस लॉ, इन सबको कंबाइन करके एक एक पॉइंट लिख के उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के थ्योरी फ्रेम कर दी। एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मेरे प्यारे बच्चों जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, दैट ईच गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल। क्या बढ़िया और क्या बेहतरीन बात करी है इन लोगों ने कि कोई भी गैस जो होगी वो गैस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंड स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में एक चेंबर में ऑक्सीजन गैस है तो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे और ये मॉलिक्यूल्स लार्ज नंबर में होंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि 5, 10, 15, 20 होंगे। ये कैसे होंगे, हो सकता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो, ये हो सकता है 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो। मतलब लाखों करोड़ों भी छोटा नंबर है, लाखों करोड़ों अरबों भी एक छोटा नंबर है। आज अपने मोटा भाई अंबानी के अकाउंट में जितना पैसा है वो भी इसके सामने छोटा नंबर है। जितना पैसा अंबानी साहब के अकाउंट में नहीं, उतना गैस के पार्टिकल तो मैं उबासी लेते वक्त अंदर खींच लेता हूं, समझ रहे हो। तो हमेशा गैसेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और ये सारे पार्टिकल्स एकदम टाइनी टाइनी होते हैं, एकदम छोटू छोटू, आंखों से दिखते ही नहीं है। और ये सब क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स। सर एटम्स नहीं हो सकते, हाँ, नोबल गैसेस में। अगर तुम्हारे पास में नोबल गैसेस होंगी तो वो एटॉमिक फॉर्म में होगी, दैट विल बी इन केस ऑफ नोबल गैसेस। बट हम एक जनरल बात कर रहे हैं, इसे मॉलिक्यूल्स लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दो बातें सीखी कि अगर आपके पास में गैस का सैंपल है तो सैंपल ऑफ गैस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स लार्ज नंबर में होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका साइज छोटा होगा। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज सो स्मॉल that it may be neglected in comparison to total volume of the gas। इमेजिन करो कि मैं एक कमरे में बैठा हूं, इस कमरे का मैं एक वॉल्यूम निकाल लेता हूं। इस कमरे की लेंथ 10 मीटर है, विड्थ 10 मीटर है और हाइट 10 मीटर है। तो इस कमरे का वॉल्यूम कितना हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर विल बिकम मीटर क्यूब। तो कितना हो गया, 10 10 100 एंड 100 10 1000, 1000 मीटर क्यूब इस रूम का वॉल्यूम हो गया। 1000 मीटर क्यूब इस रूम का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। मतलब इस रूम में जो गैसेस मौजूद हैं वो टोटल इस रूम में मौजूद है। इस रूम के हर कोने में गैस मौजूद है, यानी गैस के मॉलिक्यूल इस रूम में मौजूद है। सो देयरफॉर हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वो भी 1000 मीटर क्यूब होगा। सो दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये वॉल्यूम का, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है। एक्चुअल नहीं, मुझे टोटल लिखना चाहिए, दिस शुड बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल गैस वॉल्यूम ये है, टोटल गैस वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है। लेकिन ये मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये जो पिद्दी से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन सब मॉलिक्यूल्स को मैं इकट्ठा कर लूं, इस रूम में मौजूद सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो मैं देखूंगा कि उनका वॉल्यूम इतना सा होगा, इतना छोटा वॉल्यूम होगा कि मैं उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। मतलब अगर इन सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इकट्ठा करना चालू कर दूं तो शायद वो इस रूम के इस कोने में जाकर बैठ जाएं।
वो इस रूम के इस छोटे से कॉर्नर में इस सारे गैस के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाने, जितने भी मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर बनाए हैं आपके सामने, ये सब खत्म हो जाएंगे और सब इकट्ठे होकर ये इस कोने में घुसेड़ दिए जाएंगे। अब इस रूम के वॉल्यूम यानी गैस का जो पुराना वॉल्यूम था वही रूम का वॉल्यूम था, या जो रूम का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। भाई आज आपके रूम का जो एरिया है, ये आपके रूम का जो वॉल्यूम है, इसमें गैस भरी हुई है, मतलब ये गैस का टोटल वॉल्यूम है। अब अगर आप इस गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करना चालू कर दो तो इकट्ठे होते 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 कंप्रेस होते 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 वो इतने छोटे हो जाएंगे, इतनी छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे कि आप उसको रूम में एक तरफ पटक दो तो आप बोलोगे रूम के मुकाबले या टोटल गैस का जो वॉल्यूम हुआ करता था उसके मुकाबले अब जो वॉल्यूम निकला हो तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, जीरो है। तो दैट मीन्स कि गैसेस के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका मतलब है कि गैस का एक मॉलिक्यूल अगर यहां होगा तो गैस का दूसरा मॉलिक्यूल यहां होगा, गैस का तीसरा मॉलिक्यूल यहां होगा, चौथा मॉलिक्यूल यहां होगा, पांचवा मॉलिक्यूल यहां होगा। तो अब इनके बीच में गैप ज्यादा है इसलिए ज्यादा फैले फैले लग रहे हैं। लेकिन जब मैं इन सबको इकट्ठा कर लूंगा तो रूम में इतनी छोटी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेंगे कि हम बोलेंगे छड्डो छड्डो, नेग्लिजिबल है। तो जो आपकी गैस का जो टोटल वॉल्यूम है, सर गैस का टोटल वॉल्यूम कैसे मालूम पड़ा? जिस भी चेंबर में रख रहे हो, अभी मैंने आपको ये रूम में रख के बता दिया तो रूम का वॉल्यूम ही है तो गैस का टोटल वॉल्यूम भी हो गया। अगर तुम एक डीओ की कैन लाओगे या मान लो अगर तुम बोलोगे कि सर हम तो इस ग्लास के अंदर गैस भरेंगे तो बस इसको ऊपर से बंद कर दो। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो, जो भी तुम मैथ्स में लगा के जो कोन वोन लगाते हो, कोन पोन ढेका पेका जो भी आप लगाते हो, वो फॉर्मूले लगा के इस ग्लास का वॉल्यूम निकाल लो। अब इसके अंदर जो एयर है, जो गैस है, बस ये ऊपर से मैंने पैक कर दिया। अब गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया, अब गैस अंदर बाहर नहीं जा रही है, ये गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब क्या करो, इसके अंदर जितनी गैस है उन सबको कंप्रेस करो। कंप्रेस करोगे तो ग्लास में इतना छोटा एक पानी की बूंद से भी छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और आप बोलोगे यार तो नेग्लिजिबल है। तो यही होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स टोटल वॉल्यूम के मुकाबले इतने छोटे होते हैं, ये इतने टाइनी होते हैं कि जब आप इन सबको इकट्ठा भी कर लोगे तो इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। तीसरा, द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी। हम लोग सब जानते हैं भाई गैसेस के पार्टिकल्स आज अभी भी इस रूम में हर डायरेक्शन में घूम रहे हैं। मतलब अगर एक गैस का पार्टिकल है तो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, वो यहाँ 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 भी जा सकता है, 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 यहाँ भी जा सकता है। लेकिन वो कैसे जाएगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन में। वो कभी ऐसा एक टिकटॉकिए की तरह या एक अंडशंड रील बनाने वाले की तरह ऐसा छई चल के नहीं करेगा। वो लक्ष्मी के अक्षय कुमार की तरह बिहेव नहीं करेगा, वैसे कैट वॉक नहीं करेगा। वो बिल्कुल हमारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ एकदम स्ट्रेट शॉर्ट, हम बिल्कुल तन के जगह स्ट्रेट लाइन में चलेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? So gas molecules are colloid with each other against the wall of the container and their motion is always zigzag. That means कि अगर मान लो आपके पास में एक चेंबर में एक गैस का मॉलिक्यूल ये है और एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, अगर ये मॉलिक्यूल जाकर इधर टकराएगा तो ये स्ट्रेट जाके कंटेनर से टकराएगा और कंटेनर से टकराने के बाद ये अपना रास्ता बदल देगा और अब ये मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आके ये यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से ये अपना पाथ बदल देगा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आके इस मॉलिक्यूल से कोलॉइड करेगा, कोलॉइड करके यहाँ निकल जाएगा और ये मॉलिक्यूल कोलॉइड करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा। तो आप देखो इनका पैटर्न जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग ऐसा पैटर्न है। ये हमेशा जिग जैग वे में मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ भी कोलॉइड करते हैं। मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ भी कोलॉइड कर सकता है और एक गैस का मॉलिक्यूल वॉल्स में कहीं पे भी कोलॉइड कर सकता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? मेरे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे लाडलो, क्या आप लोगों को ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये सारे पॉइंट्स अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इन केस यू वांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 हम लोग यहां पर अब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड एज परफेक्टली स्फेरिकल and their collision is completely elastic in nature and there is no change in the energies of the molecule after collision.
मतलब कि इमेजिन करो, इसको थोड़ा सा इन्होंने एक अलग वे में लिखा है, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में टकराए, तो टकराने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे, ये यहां निकल जाएगा, ये यहां निकल जाएगा, तो इनकी एनर्जीज में कोई चेंज नहीं आएगा इस कोलिजन के बाद। मतलब ऐसा नहीं होगा दो लोग दौड़ के आए और टकरा, बूम, एक बोले चक्कर आ गया करके नीचे बैठ जाए, और दूसरा बोले एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, रणवीर सिंह बन जाए, स्टिंग एनर्जी, भू भागे। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों टकराएंगे और जितनी स्पीड से टकराए थे बूम, जितनी एनर्जी से टकराए थे बूम, उतनी एनर्जी से पलट के चले जाएंगे। समझ रहे हो? यानी यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन मतलब कि एनर्जीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। और यह माना जाता है, यह माना जाता है कि आपके गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंप्लीटली इलास्टिक इन नेचर। अगला पॉइंट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। हाँ, अगर गैस तुम्हारी बहुत ही लाइट हो, जैसे हाइड्रोजन, तो वो तो भैया फिर एस्केप कर जाएगी, एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन उसके अलावा यूजुअली हमारे रूम वगैरह में ग्रेविटी का इन मॉलिक्यूल्स पर कोई असर नहीं होता। अदरवाइज ये गैस के पार्टिकल्स ग्रेविटी के फोर्स की वजह से सब जाके जमीन पे बैठ जाएंगे। फिर तुमको अगर सांस लेनी होगी तो तुमको जमीन पे से रेंगना पड़ेगा सांप की तरह, नहीं कुत्ता बन गया, सॉरी, कुत्ते की एक्टिंग है, ऐसा करना पड़ेगा तुमको जमीन पे लेट के, जो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमको हर जगह एयर मिल रही है, इसलिए हम हर जगह सांस ले रहे हैं, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे घुस जाते हैं। लेकिन अगर सब चीज़ ज़मीन पर सेटल हो जाए ग्रेविटी की वजह से, तो फिर हमको गैसेस भी नहीं मिल पाती, लेकिन हमें मिल रही है, मतलब कि ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। Now the pressure exerted by gas is due to the collision of molecule with the wall of container. Obviously, अगर ये कंटेनर के अंदर तुम्हारा गैस का मॉलिक्यूल है, वो हाई स्पीड में जाकर इस कंटेनर की वॉल से टकराया ढपाक, तो इस कोलिजन की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। इस कोलिजन की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? एक प्रेशर क्रिएट हो गया। भाई जितना ज्यादा जोर से मैं इस बोर्ड से टकराऊंगा उतना ज्यादा आप देख रहे हो कि इस पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो आपके गैस के पार्टिकल के पास में जितनी ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा बावरा बन के टकराएगा, और जितना ज्यादा वो टकराएगा, जितना ज्यादा जोर से वो टकराएगा, उतना ज्यादा आपको उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर आपके चेंबर में भाई अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये एक दूसरे से कोलॉइड भी कर रहे हैं, तो कोलिजन की वजह से हो सकता है कि इनकी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाए, वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाए। भाई एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट हो सकता है वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आ जाए, थोड़ा सा फास्ट मूव कर जाए, एक थोड़ा सा धीरे मूव करे। लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो टोटल 8 मॉलिक्यूल की 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब मान लो इनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में इसकी हो गई 8, इसकी हो गई 12, इसकी हो गई 15, इसकी हो गई 5, इसकी हो गई 20, नहीं 20 तो ज्यादा हो गई, 5, इसकी हो गई 18, नहीं 18 भी ज्यादा हो जाएगी, इसकी हो गई 9, इसकी हो गई 11, इसकी हो गई 8 और इसकी हो गई 12। इन सब का भी आप सम करोगे तो आपको 80 ही मिलेगा। तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी में हल्का फुल्का फर्क आ सकता है, लेकिन इनकी जो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में थी एवरेज, फाइनल में भी जो इनका एवरेज रहेगा, सॉरी फाइनल में भी इनका जो एवरेज रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन जो मैंने आपको बताई वो सेम टेम्परेचर पे थी, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नो डाउट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। भाई आप मेरे को एक बात बता रहा हूँ, गर्म खाने की खुशबू हम तक जल्दी क्यों पहुंचती है? क्योंकि गर्म खाने के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा रहा था। वही हम लोग जो ठंडा खाना खाते हैं उसकी खुशबू हमें खुद को नहीं आती, हमारी थाली में लेकर खा रहे हैं लेकिन हमें उसका अरोमा, उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। लेकिन गरम गरम खाना अगर किचन में बन रहा होगा तो हमें यहाँ तक उसकी खुशबू आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अगला पॉइंट, molecule are separated from each other by a large distance and there is almost no force of attraction and repulsion between them. That means कि अगर मैं बोलूं कि इस रूम में गैस के पार्टिकल्स हैं, तो वो गैस के पार्टिकल्स अगर एक यहां होगा, 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 तो गैस के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे और इतने दूर होंगे कि ना तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन लगने की संभावना है, ना तो इनके बीच में कोई रिपल्शन लगने की संभावना है। यह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस बोलती है। ठीक है, तो गाइज यहां पर हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस खत्म होती है। अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अरे ये तो गलत है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में तो कुछ गड़बड़ी है। और हमें जब रियल गैसेस के बारे में पता चला जो इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करती है, तो उस गैस में और हमारी आइडियल गैस जिसके हिसाब से हमने अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस लिखी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस अभी जो हम लोगों ने 8 पॉइंट पढ़े, वो आइडियल गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-ल्यूसेक के हिसाब से पढ़े। लेकिन जब हमने रियल गैस देखी तो हमारे तो आंखें खुल गई। मतलब ये वही हो गया कि शर्मा जी का बेटा दूर से तो आईआईटीएन लग रहा है, लेकिन पास जाके देखो तो उसके 4 बाबू सोना काट चुके हैं और वो ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हो गया है। उसके पिताजी आज भी आईआईटी में जाने के बाद उसको गाली देते कि तू साले इतना पैसा खर्च करता है, दारू पीता है, ये पीता है। मतलब शर्मा जी का बेटा हमारे तो आइडियल था, लेकिन हमने रियल में देखा तो शर्मा जी का बेटा तो हमसे भी गई भी थी स्थिति में। हम तो अच्छे हैं कम से कम, समझ रहे हो। सो बेसिकली रियल गैस और आइडियल गैस में थोड़ा सा फर्क है। तो हम अगले लेक्चर में आइडियल गैस का बिहेवियर और रियल गैस का बिहेवियर कंपेयर करेंगे। फिर हम रियल गैस देखेंगे, फिर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम को कुछ करेक्ट करेंगे, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में थोड़ा करेक्शन करेंगे। और करेक्शन करने के बाद हम हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करके प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। वेंडर वॉल कांस्टेंट लिखेंगे, लो प्रेशर हाई प्रेशर पर हम लोग कोएफिशिएंट सीखेंगे, मतलब जेड इफेक्टिव सीखेंगे। और उसके बाद में लिक्विफिकेशन हमारे वैसे चैप्टर में नहीं है, बट हम लोग देखेंगे कि इसको क्या करना है, हम उस समय सीखेंगे। तो गाइस विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आप मान के चलिए 2 लेक्चर मैक्सिमम और लगेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट करने के। तो आज का लेक्चर मैं भी यहीं खत्म करता हूं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।